नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, आपके कमेंट का भी इंतजार रहता है। बात करेंगे एससीओ समिट की। वहाँ पे 3 बड़े नेताओं पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात की। एक वीडियो और तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ये तीनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इंटरनेशनल चूंकि मंच था, इसलिए शायद एक मकसद ये भी रहा हो कि मैसेज देना है, तो मैसेज वो अपने हिसाब से दे लिए। पूरी दुनिया में ये वीडियो और तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई और अमेरिका को बहुत बुरा लगा। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, बहुत बोलते हैं और वही उनके एडवाइजर हैं। कहा यह जा रहा है कि जो टैरिफ की जंग शुरू हुई है उसके जनक जो है नवारो ही हैं। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले कार्यकाल में भी थे और इस कार्यकाल में भी हैं। डेमोक्रेट के साथ भी काम कर चुके हैं और रिपब्लिकन के साथ भी। अब इसी से उनके व्यक्तित्व का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो उन्होंने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से वो लगातार जहर उगल रहे हैं। वो 2 मेन आरोप लगाते हैं। पहला आरोप ये कि भारत तो जो है वो टैरिफ का किंग है, बादशाह है, सबसे ज्यादा अमेरिकी उत्पादों पर जो है वो टैरिफ लगाता है। तो अमेरिका कब तक चुप रहेगा। दूसरी बात जो आज उन्होंने बहुत बड़ी कह दी है वो ये कि जो रूस से भारत तेल खरीद रहा है उसका लाभ तो वहां के ब्राह्मण ले रहे हैं। अब आप सोचिए, कहां 7 समंदर पार अमेरिका, कहां भारत और ब्राह्मण कहां से आ गया। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई कि देश के अंदर भी ब्राह्मण निशाने पे और अमेरिका के भी निशाने पे ब्राह्मण। हालांकि एक तर्क ये दिया जाता है कि जो बोस्टन के ब्राह्मण हैं उनसे उनका मतलब उन कुलीन लोगों से है जो कि काफ़ी रिच हैं और वहाँ के समाज में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, तो उन्हें बोस्टन ब्राह्मण कहा जाता है। इसका जाति से मतलब नहीं है बल्कि अमीर क्लास से है। लेकिन ओलिवर वेंडेल होम्स जो है उन्होंने अपने उपन्यास में वहाँ के ब्राह्मणों की भारतीय ब्राह्मणों से तुलना की है। इसलिए माना जा रहा है कि जो पीटर नवारो है इन्होंने काफी सोच समझ करके इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन की ये तो रणनीति नहीं है कि पीएम मोदी यदि ऐसे जो है कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो जो यहाँ की पॉलिटिक्स है भारत की, उस पॉलिटिक्स में ब्राह्मणवाद का विरोध है तो उसी में इनको उलझा दिया जाए। बेशक इंटरप्रिटेशन के लिए आप ये कहें कि उनका मतलब बोस्टन के ब्राह्मण शब्द से है। बोस्टन ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल होता रहा है 19वीं 20वीं सदी में, खूब इसका इस्तेमाल हुआ। कुलीन वर्ग से है, अभिजात्य वर्ग से है, एलिट क्लास से है, वगैरह वगैरह। अब क्या कहते हैं नवारो ये कह रहे हैं कि जो रसिया से तेल खरीदा जा रहा है जिसके लिए भारत को पेनलाइज किया गया है उसका जो असली लाभ है, प्रॉफिट है, वो तो यही ब्राह्मण ले रहे हैं। तो उनकी बातों में एक हद तक दम है कि जो रसिया से तेल आता है वो भारत में रिफाइंड होता है और इस्तेमाल भी होता है और निर्यात भी होता है। एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को जाता भी है। इसी बात पे अमेरिका को आपत्ति है। तो कहा यह जाता है कि डीजल पे 8 रुपये लीटर और पेट्रोल पे 11 रुपया लीटर जो है वो बचत होती है इन भारतीय ब्राह्मणों को। भारतीय ब्राह्मणों से क्या मतलब है, जो रिफाइनरीज है, जो उसके ओनर्स हैं, यदि प्राइवेट निजी हाथों में है और जो सरकारी हाथों में अलग अलग, उनकी तरफ उनका इशारा है कि ये हैं असली जो माल खा रहे हैं। और जो भारत पैसा दे रहा है रसिया को, उससे जो है वो जंग लड़ रहा है और जंग में महिलाओं, बच्चों समेत यूक्रेन के लोगों का संहार कर रहा है। तो नवारो इतना आगे बढ़ गए कि उस युद्ध को मोदी का ही युद्ध बता दिए
और भारतीय पैसे से वो जंग लड़ा जा रहा है, ऐसा वो निरूपित करने में लगे हुए हैं। यानी कि जैसे जैसे भारत अपना स्टैंड सख्त कर रहा है, वैसे वैसे आग लगाने के लिए नवारो काफ़ी हैं। अब ट्रंप जब नहीं बोलते हैं तो नवारों को आगे कर दिया जाता है। ये वो शख्स है जो पूरा झगड़ा लगाने में माहिर है। अब सवाल ये है कि जो तीनों इस पे भी आपत्ति की गई कि इन तीनों की नज़दीकी, ये तो अच्छी बात नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, भारत उनके नज़दीक क्यों जा रहा है। इसीलिए इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें जो है कितनी उस बात से दिक्कत हुई है जो एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति से हुई है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है, और फिर तीनों गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात ये रही कि चीन ऐसे वैश्विक परिदृश्य में, जबकि दुनिया बटी हुई है और अमेरिका पूरी दुनिया पे दादागिरी चला रहा है और टैरिफ का हंटर चला रहा है, वो ये संदेश देने की कोशिश की है कि देखो मैं भी हूं और आपकी दादागिरी बहुत चल चुकी, अब नहीं चलने वाली है। तो वहां से शी जिनपिंग ने कहा भी कि हमारी जिम्मेदारी है, जो यहाँ पे देश जुटे हुए हैं 20 के आसपास, उनकी जिम्मेदारी है कि आपस में शांति सौहार्द से रहें और एक दूसरे का सम्मान करें और अपने मसले खुद निपटाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका की दादागिरी की जरूरत नहीं है, अमेरिका के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। यही से अमेरिका को पेट में दर्द शुरू हुआ है। और भारत क्या समझ रहे हैं, चाइना पे भरोसा कर लेगा? चाइना भरोसा करने लायक है? दोनों परिस्थितियों के दोस्त हो सकते हैं। 2020 का गलबा संघर्ष कोई भूल नहीं सकता, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे और जमीन भी चाइना ने दबाई थी। तो कैसे भूल सकते हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही थी तब चाइना मौका पाकर के भारत की जमीन कब्जा रहा था, ये भारत कैसे भूल सकता है। लेकिन अमेरिका ने जो उसे धक्का दिया, जो उसे धोखा दिया, उसके बाद भारत के पास विकल्प बच भी कहां रहा था, क्योंकि रूस पे तो वो भरोसा करता है, रूस उसका दोस्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब रसिया के राष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बात कर रहे थे तो बाकायदे उन्होंने यूक्रेन जंग का जिक्र किया और कहा कि शांतिपूर्ण समाधान इसका निकलना चाहिए, भारत शुरू से कहता रहा है। तो जब भी मंच मिलता है मोदी ये कहने की कोशिश करते हैं, मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और एससीओ मीटिंग में के दौरान ही उन्होंने जो है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनसे भी बात की थी और कहा था कि जो भी बन सकेगा भारत कहता रहा है, करता रहेगा, और जो है भारत पीछे हटने वाला नहीं, वो शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ अमेरिका भारत को दूसरे पाले में जाने को मजबूर कर रहा है और दूसरी तरफ एक सामान्य सी मीटिंग में जब भारत जाता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब जरा सोचिए कि अमेरिका के बराबर आकर के चाइना खड़ा हो रहा है। दोनों के जो जीडीपी में है, बेशक जो है $10 ट्रिलियन का लगभग अंतर है, 18 और 28 से 30 के, 18 चाइना का और 28 से 30 के आसपास ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका का है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरीके से उसका कब्जा है, शायद ही कोई ऐसा देश हो जो उसके बिना जो है अपना काम चला ले। तो जो उसने उपलब्धि हासिल की है, जो उसने अपना विकास किया है और अमेरिका के बराबर आ करके खड़ा हो गया है, तो अमेरिका को दिक्कत तो हो रही है कि कहीं वो मेरी जगह ना ले। जगह ना ले तो कम से कम आपके बराबर तो खड़ा हो ही रहा है। क्यों हो रहा है? आपकी गलतियों से। आपने क्वाड बनाया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने एशिया पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कहा जाता है, चीन ये कहता है और ये कहते हैं कि नहीं हम तो सहयोगी हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। और उसके 3 देश अमेरिका से नाराज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। पीएम मोदी जब जापान पहुंचे थे तो उससे एक दिन पहले जापान ने अमेरिका के साथ अपनी वार्ता टाल दी थी। कह रहे हैं कि ट्रंप के आ करके यदि आपको टैरिफ में हमसे रियायत लेना है, जापान से कह रहे हैं, तो आप जो है $550 अरब का डील हुई है, यहाँ निवेश कीजिए। चलिए निवेश कर दिया, तैयार हो गया जापान। लेकिन उसका जो मुनाफा होगा वो 90% हमें दीजिए। तो क्या जापान नहीं जोड़ेगा कि हमें कितना तो टैरिफ पे रियायत मिल रही है और कितना हम $550 अरब लगा करके उससे आपको लाभ दे दे, तो कौन फायदे में रहेगा, कौन घाटे में रहेगा? तो मोदी के जाने से पहले ही जो उसके वार्ताकार थे, उनका अमेरिका जाने का प्रोग्राम था, कहा उन्होंने, जापान ने साफ साफ कह दिया कि अभी इसमें बातचीत की ज़रूरत है, अभी थोड़ा हमें सोचने समझने का मौका दीजिए।
एक देश भारत पीड़ित नहीं है। चीन रसिया से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, आपने उस पर पेनाल्टी लगाई नहीं और भारत पे लगा दिया। तो इससे खुन्नस जो है ट्रंप की, उनको चाहिए नोबेल, और नोबेल के लिए भारत को बनाना चाहते हैं मोहरा, और यदि भारत मोहरा नहीं बना तो इसका बड़ा उन्हें कष्ट है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने समर्थन किया था, रिकमेंड किया था, वैसे ही भारत को भी कर देना चाहिए था। तो कुल मिला जुला करके जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें अमेरिका और भारत के बीच यदि दूरी बढ़ती है तो उसका फायदा चीन उठाएगा। ग्लोबल साउथ को लीड कौन करेगा, इसको लेकर के भारत और चीन में प्रतिद्वंदिता है, प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि भारत भी लीडर बनना चाहता है और चीन भी बनना चाहता है। उसी बात को लेकर बार बार चीन कह रहा है कि हम प्रतिस्पर्धी नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहयोग से ड्रैगन और हाथी साथ में डांस कर सकते हैं। आप हमारे साथ आ करके तो देखिए। लेकिन भारत करे तो क्या करे, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, तुम्हारे साथ कैसे आंख बंद करके आ जाए। तुमने इतने जख्म दिए हैं 1962 से लेकर के अब तक कि भरोसा नहीं होता। और जहां तक हम समझ पाए इन मीटिंग की, चाहे चाइना के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की हुई हो और चाहे पुतिन के साथ जो केमिस्ट्री है भारत की वो एकदम अलग है, और चाइना के साथ जो केमिस्ट्री है उसमें 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली स्थिति है। भारत आंख बंद करके चीन पे भरोसा नहीं कर सकता। बहुत सधी हुई चाल चाइना भी चल रहा है और बहुत सधी हुई चाल भारत भी चल रहा है, लेकिन ऐसे मंचों से आप दूरी भी नहीं बना सकते। कम से कम यह पहली बार ऐसा वैश्विक मंच भारत को मिला है जहां से कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है और वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। तो ऐसे मंचों की भी जरूरत होती है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि नवारों ने आगे आकर के भारत के ब्राह्मणों पे उंगली उठाई। अब वो समझ रहे होंगे कि ये इस ब्राह्मण का उनका क्या आशा है, लेकिन आम भारतीय जब वो ये शब्द सुनेगा तो उसे तो यही लगेगा कि देश के अंदर भी ब्राह्मण निशाने पे है और वहां से भी ब्राह्मणों पे निशाना साधा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कुलीन से ही मतलब है, बहुत सोच समझ करके उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। और जो ओलिवर वेडले होम्स के नॉवेल है उसमें दोनों की तुलना की गई है। तो जो लोग और तह में जाएंगे तो पता तो चल ही जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। तो क्या भारत की राजनीति में अब आप इंटरफेयर करना चाहते हैं? आप सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट करके